प्रतापपुर की पथरीली सड़कों पर जब बस रुकी तो उसमें से आर्यन और प्रिया उतरे। उनके पास सामान के नाम पर 2 पुराने सूटकेस और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने थे। आर्यन ने गांव की ओर देखा, जहां गरीबी और धूल तो थी, पर सुकून की तलाश भी थी। दोनों ने गांव के किनारे एक बहुत ही पुराना मिट्टी का कमरा किराए पर लिया। तभी आर्यन प्रिया से कहता है, प्रिया, मैं जानता हूँ ये जगह थोड़ी पुरानी है, पर हम इसे मेहनत से सजा लेंगे। बस एक बार मुझे कोई काम मिल जाए। काम तो मिल ही जाएगा, आप बस हिम्मत मत हारिएगा। आप सामान रखिए, मैं चूल्हा जलाकर देखती हूँ। जेब लगभग खाली है प्रिया, मैं तुरंत बाजार जाकर काम ढूंढता हूँ। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आर्यन भारी मन से बाजार की ओर निकल पड़ा। वो हर दुकान पर गया, हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन बाहरी होने के कारण किसी ने उसे काम नहीं दिया। भटकते भटकते आर्यन की नजर गांव की सबसे बड़े चिकन बिरयानी के ठेले पर पड़ी। वहां बोर्ड लगा था, गजाधर सेठ की मशहूर बिरयानी। गर्मा गर्म मसालों की खुशबू पूरी बाजार में फैली हुई थी। तभी आर्यन उसके पास जाता है और कहता है, नमस्ते सेठ जी, क्या आपके पास कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है और मैं बहुत मेहनती भी हूँ। काम? यहाँ काम सिर्फ उसे मिलता है जो कोई भी काम करने में हिचकिचाए ना। पीछे गोदाम में 50-50 किलो की चावल की बोरियां हैं, उन्हें दुकान तक लाना होगा। और पत्थर की ओखली में गरम मसाले कूटने होंगे। दिन के 100 रुपए दूंगा, करेगा? जी सेठ जी, बिल्कुल करूँगा। तो लग जा काम पर। आर्यन का काम शुरू हुआ। वो तपती दोपहर में भारी बोरियां अपनी पीठ पर लाद कर लाता। उसके शरीर से पसीना बहता, पर वो रुकता नहीं। बोरियां ढोने के बाद उसे घंटों पत्थर की ओखली में हाथ से मसाले पीसने पड़ते। मसाले की धंस से उसकी आंखों में पानी आता, पर वो अपनी मेहनत जारी रखता। ओए लड़के, जरा फुर्ती दिखा। ये मसाले जितने महीन होंगे, बिरयानी उतनी अच्छी बनेगी। ढीला मत पड़। जी सेठ जी, बस 5 मिनट में सारा काम खत्म कर दूंगा। शाम को जब वो 100 रुपए लेकर घर लौटा तो उसकी पीठ दर्द से टूट रही थी। प्रिया ने जब उसके सफेद पड़े हाथ देखे तो उसका दिल भर आया। ये क्या हाल बना लिया है आपने? क्या हम इसीलिए यहाँ आए थे? प्रिया, कोई काम छोटा नहीं होता। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। मसाले पीसते पीसते आर्यन को मसालों की सही मात्रा और उनकी खुशबू की समझ होने लगी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत चुका था। तभी एक दोपहर गजाधर सेठ को किसी काम से तहसील जाना पड़ा। उसने पूरे ठेले की जिम्मेदारी आर्यन पर छोड़ दी। भीड़ बहुत थी। आर्यन ने बड़ी फुर्ती से लोगों को बिरयानी परोसना शुरू किया। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक जो सालों से उस गांव में रह रहे थे, आर्यन के पास आए। बेटा, तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत सलीकेदार है। इस जालिम सेठ के यहाँ अपनी जवानी क्यों गला रहे हो? क्या करूं चाचा, मैं तो बस पेट पालने के लिए ये कर रहा हूँ। खुद का काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। हिम्मत जुटाओ बेटा, ये सेठ घटिया तेल इस्तेमाल करता है, फिर भी 100 रुपए वसूलता है। तुम अपना काम शुरू करो, गांव वाले तुम्हारा साथ जरूर देंगे। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? उस दिन आर्यन और प्रिया की शादी की सालगिरह थी। प्रिया बहुत खुश थी और आर्यन के लिए तोहफे में कुछ अच्छा बनाने की सोच रही थी। वो शाम को आर्यन को बुलाने के लिए गजाधर सेठ के ठेले पर पहुंच गई। आर्यन जी, चलिए ना, आज का दिन तो हमारे लिए खास है। अरे ओ लड़की, ये तेरा घर नहीं, मेरा ठेला है। इसे काम करने दे, वरना इसके आज के पैसे भी नहीं दूंगा। सेठ जी, जरा तमीज से बात कीजिए। ये मेरी पत्नी है। पत्नी है तो इसे घर की 4 दीवारी में रख, नहीं तो कल से इसे भी काम पर ले आ। बस, अब बहुत हुआ। आपकी नौकरी और आपके ये 100 रुपए आपको ही मुबारक। मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। आर्यन और प्रिया खाली हाथ घर लौट आए। रात भर दोनों को नींद नहीं आई। गजाधर सेठ की बातें आर्यन के कानों में गूंज रही थीं। प्रिया, मैंने जोश में नौकरी तो छोड़ दी, पर कल से हम खाएंगे क्या? आप चिंता मत कीजिए, हम अपना खुद का कुछ करेंगे। आपने सुना नहीं था उस बुजुर्ग ने आपसे क्या कहा था? हमें अपनी बिरयानी का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन बर्तन, चावल, चिकन, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कमरे में सन्नाटा था। अचानक प्रिया की नजर कमरे की एक कोने पर पड़ी, जहाँ एक पुराना पत्थर थोड़ा उखड़ा हुआ था। प्रिया ने उत्सुकतावश उस पत्थर को हटाया। उसके नीचे एक छोटा सा लोहे का कलश दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कलश सिक्कों और नोटों से भरा हुआ था, जिसे देखकर आर्यन कहता है, ये क्या है?
ये पैसा हमारा नहीं है प्रिया, हमें इसे लौटाना होगा। लेकिन ये कमरा सालों से बंद था, ये पैसा यहाँ आया कैसा और ये किसका होगा? अगले दिन वे मकान मालिक के पास गए। मकान मालिक ने बताया कि वहाँ पहले एक सिद्ध फकीर बाबा रहते थे जो गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने कहा कि ये पैसा अब तुम्हारा है क्योंकि फकीर बाबा ने इसे किसी नेक काम के लिए ही छोड़ा होगा। ये सुनकर वो दोनों घर लौट आए। तभी आर्यन कहता है, ये पैसे हमें लोगों की भलाई करने के मिले हैं, तो हम वैसा ही करेंगे। हम इस पैसे से लोगों का पेट भरेंगे। आर्यन ने उन पैसों से एक छोटा सा ठेला किराए पर लिया। उसने सबसे बेहतरीन बासमती चावल और ताजे मसाले खरीदे। प्रिया ने अपनी दादी की गुप्त रेसिपी का इस्तेमाल कर चिकन बिरयानी तैयार की। अगले दिन बाजार में एक नया ठेला खड़ा था। आइए भाइयों, ताजी और लजीज चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए प्लेट। आइए, केवल 10 रुपए में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाइए। क्या 10 रुपए? भाई मजाक तो नहीं कर रहे? चख कर देखिए बाबूजी, पसंद ना आए तो 10 रुपए भी मत दीजिएगा। देखते ही देखते लोग जमा होने लगे। जो भी एक चम्मच खाता वो तारीफ करते नहीं थकता। गजाधर सेठ दूर से ये सब चलते हुए देख रहा था। आर्यन का ठेला लगने के कारण गजाधर सेठ का धंधा मंदा पड़ने लगा। उसके ठेले पर मक्खियां भिनभिना रही थी, जबकि आर्यन के यहाँ लंबी लाइन लगी थी। ये कल का आया छोकरा एक प्लेट चिकन बिरयानी 10 रुपए में कैसे बेच रहा है? जरूर इसमें कोई मिलावट की है, या फिर ये सड़ा हुआ चिकन लोगों को खिला रहा है। मैं आज ही इसका पता लगाऊंगा। ये ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगा। गजाधर सेठ ने तय किया कि वो आर्यन के घर जाकर देखेगा कि बिरयानी कैसे बनती है। रात के 2 बज रहे थे। वो दबे पांव आर्यन के घर की खिड़की तक पहुंचा। उसने देखा कि आर्यन की रसोई में चूल्हा जल रहा था और आर्यन और प्रिया बातें कर रहे थे। प्रिया, आज मसाले थोड़े ज्यादा भूनना, खुशबू दूर तक जानी चाहिए। जी, और चावल को हम रात भर भाप में धीमी आंच पर रखेंगे, इसी से स्वाद निखरता है। ये सुनकर सेठ खुद से कहता है, सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ तो राज है। ये लोग किसी खास पोटली से मसाले डाल रहे हैं। मुझे वो पोटली चाहिए। अगले दिन एक ग्राहक ने खाते खाते आर्यन से पूछ ही लिया, आर्यन भाई, सच बताओ, 10 रुपए में तो लागत भी नहीं निकलती होगी। तुम अपना घर कैसे चलाते हो? भाई साहब, मुनाफा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि गांव का कोई भी इंसान भूखा ना सोए। आर्यन भाई, तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए तुम्हारे काम में बरकत है। गजाधर सेठ ने ये सुना और फौरन मुखिया जी के पास पहुंच गया। उसने शिकायत की कि आर्यन लोगों को मिलावट वाली चीज खिला रहा है। दोपहर का समय था। अचानक मुखिया जी गजाधर सेठ के साथ आर्यन के ठेले पर पहुंचे। भीड़ छट गई। तभी मुखिया जी ने कहा, आर्यन, तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायत आई है। तुम इतनी सस्ती बिरयानी कैसे बेच रहे हो? क्या तुम इसमें कुछ अवैध मिलाते हो? मुखिया जी, मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं की। झूठ बोल रहा है ये। इसकी रसोई की तलाशी लीजिए। इसके पास कोई जादुई शक्ति है या फिर ये चोरी का माल बेचता है? मुखिया जी ने आदेश दिया कि कल सुबह आर्यन के घर की तलाशी ली जाएगी और उसे अपनी आय का स्रोत बताना होगा। ये बात सुनकर आर्यन और प्रिया बहुत डर गए। अगर हमने उस कलश के बारे में बताया तो क्या लोग यकीन करेंगे? हमें सच ही बोलना होगा प्रिया। सच बोलने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस रात आर्यन ने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी मेहनत और फकीर बाबा का आशीर्वाद बेकार ना जाए। अगली सुबह पूरा गांव आर्यन के घर के बाहर जमा था। मुखिया जी और गजाधर सेठ अंदर दाखिल हुए। गजाधर ने कोना कोना छान मारा। कहाँ है वो पोटली? कहाँ है वो जादू? सेठ जी, यहाँ कोई जादू नहीं है, सिर्फ ये लोहे का कलश है। आर्यन ने वो कलश सबको दिखाया। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें ये मिला और कैसे वे इसके पैसों से सेवा कर रहे हैं। देखा मुखिया जी, मिल गया ना सबूत। ये कलश जादुई है और इसमें चोरी का धन है। आपको इसे जब्त कर लेना चाहिए। शांत रहो गजाधर। आर्यन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि ये पैसा तुम्हें यहीं मिला और ये चोरी का नहीं है? तभी उस घर का मकान मालिक भीड़ से निकलते हुए आया और उसने कहा, हाँ मुखिया जी, मैं गवाह हूँ। इन बच्चों ने मुझे ये पैसा लौटाने की कोशिश की थी, पर मैंने ही इन्हें वो पैसे रखने को कहा। ये बात सुनकर गांव वाले आर्यन के पक्ष में नारेबाजी करने लगे।
गजाधर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, जिसके बाद मुखिया जी ने बिरयानी की शुद्धता की जांच के लिए गांव के सबसे पुराने रसोइये को बुलाया। रसोइये ने एक निवाला खाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। मुखिया जी, इसमें कोई जादू नहीं है। इसमें वही स्वाद है जो माँ के हाथ के खाने में होता है। ये सिर्फ धीमी आंच और ईमानदारी का कमाल है। आर्यन, तुम निर्दोष हो और गजाधर, तुम पर झूठा आरोप लगाने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना भरने के बाद गजाधर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसके ग्राहक अब उसे झूठा सेठ कहने लगे, जिसके बाद कुछ समय बाद उसे अपना ठेला बंद करना पड़ा। एक मामूली बोरियां ढोने वाले ने मुझे सड़क पर ला दिया। जिसके बाद गजाधर सेठ गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक शाम गजाधर भूख से बेहाल सड़क किनारे बैठा था। तभी आर्यन उसके पास पहुंचा और बिरयानी की एक प्लेट उसकी ओर बढ़ाई। लीजिए सेठ जी, खाना खा लीजिए। खाली पेट गुस्सा शोभा नहीं देता। तुम मुझे खाना खिला रहे हो? मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और तुम्हारा ठेला बंद करवाने की कोशिश भी की। बदला लेने से बड़ा माफ करना होता है। आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकते हैं, पर इस बार मालिक बनकर नहीं, साथी बनकर। ये बात सुनकर गजाधर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। समय गुजरता है। अब आर्यन का ठेला एक छोटी सी दुकान में बदल चुका था, जहां प्रिया रसोई संभालती थी और गजाधर सेठ, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था, वो हिसाब किताब देखता था। तभी एक दिन प्रिया कहती है, सुनिए जी, आज पूरे 500 लोगों का खाना बनाए और सब खुश होकर गए। ये सब उस फकीर बाबा की कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। साल बीतते गए। आर्यन और प्रिया अब अमीर थे, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। वे आज भी गरीबों को 10 रुपए में ही बिरयानी खिलाते थे। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। प्रतापपुर अब अपनी गरीबी के लिए नहीं, बल्कि आर्यन की चिकन बिरयानी और उसकी दरिया दिली के लिए जाना जाता था।